हेलो गाइस, आज गवर्नमेंट बजट ही कंटिन्यू कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्लास है इसकी आज, राइट। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ओरल चीज पढ़ी थी, डिटेल में कोई चीज नहीं पढ़ी थी। क्लियर है? तो उसी से रीस्टार्ट कर रहे हैं आगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए गवर्नमेंट बजट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करती है। देखिए रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के पास भी होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के पास भी होते हैं। क्लियर है? तो गवर्नमेंट सेक्टर को सोशल वेलफेयर के लिए उसे लगाती है, लेकिन प्राइवेट किसके लिए लगाएगा? हमेशा अपने वेलफेयर के लिए, इकोनॉमिक मोटिव के लिए। तो गवर्नमेंट उसको रीएलोकेट कैसे करती है? गवर्नमेंट उसे टैक्स कंसेशन देती है, बेनिफिट्स देती है, बोलती है कि आप ये काम करो, यहां पे करो तो हम आपको टैक्स बेनिफिट देंगे, सब्सिडी देंगे। तो इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर भी वो काम कर सकता है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो कैसे लिखना है? देखिए, टू रीएलोकेट रिसोर्सेज सो एज टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव दोनों होने चाहिए। ये इकोनॉमिक वालों के लिए है, प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए है। टैक्स कंसेशन देती है, सब्सिडी देती है। गवर्नमेंट शुड गिव सब्सिडी टू द प्रोड्यूसर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन नोएडा साइड पे बहुत सारे बने थे पहले। क्लियर है? और डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज मींस जो सोशली यूजफुल गुड्स होती है, जैसे खादी हो गया, ये नॉर्मली यूज करते हैं, या जो प्राइवेट सेक्टर नहीं बनाना चाहते उसे गवर्नमेंट खुद बना लेती है। क्लियर है? तो इस तरीके से वो रीएलोकेट करती है। दूसरा है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को कम करना। क्या कम करना? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को कम करना। वो देखिए, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इसका अदर ऑब्जेक्टिव है। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है? अमीरों के ऊपर टैक्स ज्यादा लगाती है। अमीरों के ऊपर टैक्स ज्यादा लगाती है। अब आप बोलोगे कौन सा टैक्स? दो तरीके के टैक्स पढ़े थे हमने, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स ज्यादा लगाती है। देखिए इनइक्वालिटी ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब, तो उसको बराबर लाना है दोनों। क्लियर है? कैसे ला सकते हैं? गवर्नमेंट इंपोजिंग मोर टैक्सेस ऑन रिच। इससे क्या होगा? उनकी इनकम कम हो जाएगी। और गवर्नमेंट सब्सिडी देती है पुअर्स को, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और ये इनइक्वालिटी ऑफ इनकम रिड्यूस होगी। क्लियर है? एक एग्जांपल आता है पेपर में इनडायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में। गवर्नमेंट ने एलपीजी के कनेक्शन फ्री में या सस्ते में दे दिए लोगों को। कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है? कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है? तो याद रखना, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम ही अचीव हो रहा है। क्लियर है? ये इसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव था। अब थर्ड देखिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या प्राइस स्टेबिलिटी। क्लियर है? देखिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या प्राइस स्टेबिलिटी किसे बोला जाता है? इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को। इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है? लोगों का पैसा बहुत ज्यादा है और डिफ्लेशन में कम है। क्लियर है? तो इसमें टर्म यूज की जाती है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में आपने पढ़ी होगी। क्लियर है? जब इन्फ्लेशन होता है तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है और एग्रीगेट सप्लाई कम होती है। तो डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम है। क्लियर है? तो इसको कैसे कंट्रोल करती है? गवर्नमेंट अपने प्रपोज बजट में अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर देती है और टैक्स बढ़ा देती है, और टैक्स बढ़ा देती है। क्लियर है? याद रखना, जब इन्फ्लेशन होगा तो पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर देगी और टैक्स बढ़ा देगी। अगर डिफ्लेशन है, अगर ए ज्यादा है एडी से, क्लियर है, तो गवर्नमेंट पब्लिक वर्क्स के ऊपर ज्यादा पैसा लगाएगी और टैक्स को कम कर देगी। तो इस तरीके से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या प्राइस स्टेबिलिटी लाती है। क्लियर है? ये तीन ऑब्जेक्टिव्स हो गए इसके। क्लियर है? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए, रिड्यूसिंग रीजनल डिफरेंसेस। रीजनल डिफरेंस मतलब जैसे दिल्ली इतना बढ़िया एरिया है, कुछ बैकवर्ड एरियाज है, बिहार में कोई गांव है या कहीं और कोई चीज है, तो उसको कैसे डेवलप कर सकती है? उसको कैसे डेवलप कर सकती है? उसमें उस एरियाज में इन्वेस्टमेंट करके वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दे, फैक्ट्रीज लगा दे। क्लियर है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाए। क्लियर है? रूरल डेवलपमेंट बोला जाता है इसे। क्लियर है? तो गवर्नमेंट प्रमोटिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोडक्शन लिमिट्स इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। मतलब जो प्रोडक्शन की मशीनरीज होती है या वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करे, तो इस तरीके से होता है। इसमें भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है
कि गवर्नमेंट ने किसी बैकवर्ड एरिया में कोई फैक्ट्री लगाई, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव है? रिड्यूसिंग रीजनल डिफरेंस। क्लियर है? अगला देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ ये फ्री चीज है, आप खुद भी लिख सकते हो। देखो, ग्रोथ किसे बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं जब आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े। क्लियर है? आप जैसे लेट करिए, पहले प्रोडक्शन करते थे 10 यूनिट की, अब आपने 7 वाला ऑफिस भी ले लिया, अब आप 25 कर रहे हो, तो आपकी ग्रोथ हुई कि नहीं हुई? हुई। क्लियर है? तो इसके अंदर भी क्या है, इसमें इकोनॉमी की बात हो रही है, तो यहां पे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े और आपकी जीडीपी बढ़े। रियल जीडीपी। रियल जीडीपी कौन सी होती है? जिसमें यूनिट प्रोड्यूस बढ़ती है, प्राइस के कारण ना बढ़े। क्लियर है? ये आपके 5 पॉइंट्स है जो ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट के ऊपर आ सकते हैं। क्लियर है? इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है। क्लियर है? आई होप ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए होंगे आपको। अब एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा था आपका, हमने टाइप्स ऑफ डेफिसिट बजट पढ़ा था। रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। क्लियर है? तो मैं आपको रिवेन्यू डेफिसिट ही आगे थोड़ा सा और क्लियर कर रहा हूं। देखिए, पेपर में आ सकता है इंप्लीकेशन ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट, मतलब उसके इफेक्ट्स क्या है। देखिए, अगर किसी कंट्री में रिवेन्यू डेफिसिट है, इसका मतलब क्या है? आपका एक्सपेंडिचर रेवेन्यू ज्यादा है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स कम है। क्लियर है? तो इसको मीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको मीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो बोरो करना पड़ेगा, डिस सेविंग करनी पड़ेगी, या अपनी चीजें बेचनी पड़ेगी। क्लियर है? तो रिवेन्यू डेफिसिट की इंप्लीकेशन है, इट शोज गवर्नमेंट अनएबिलिटी टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंडिचर इन द प्रपोज्ड बजट। उनको पता है कि आने वाले साल में हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट डिससेव कर रही है। क्लियर है? और इसका एक और मतलब भी है कि इसको मीट करने के लिए या तो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा या गवर्नमेंट को अपनी चीजें बेचनी पड़ेगी। डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, एक बार देख लीजिए। और लास्ट पॉइंट, ये एक तरीके से अलार्म की तरह है कि गवर्नमेंट अपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम कर दे और अपने रिवेन्यू रिसिप्ट को या बढ़ा दे। क्लियर है? सिंपल सी चीज है, कंपनी मतलब गवर्नमेंट डिससेविंग पे है, वो अपने नॉर्मल एक्सपेंस मीट नहीं कर पा रही, वो या तो डिससेविंग भी कर सकती है, डिसइन्वेस्टमेंट भी कर सकती है या बोरो भी कर सकती है। क्लियर है? और ये एक तरीके से एक अलार्म होता है कि आप अपने खर्चों पे ध्यान रखो। क्लियर है? नेक्स्ट एक इंप्लीकेशन थी फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट बेसिकली होता क्या है? ये बोरोइंग होता है जो गवर्नमेंट अपने खर्चों को मीट करने के लिए करती है, क्योंकि आप एबल नहीं हो सारी चीजों को मीट करने के लिए। क्लियर? तो जो बोरो किया जा सकता है उसकी इंप्लीकेशन क्या है? सबसे पहली चीज, आप एक जनरल एग्जांपल लो। आपकी कॉलोनी में एक बंदा रहता है, वो सबसे लोन ले लेके ही रीपे करता है, इंटरेस्ट भी लोन भी। तो एक बात सोचो, एक दिन तो वो एक ट्रैप में नहीं फंस जाएगा। क्लियर है? तो अगर आप बोरो करते हो तो पहली इंप्लीकेशन डेट ट्रैप। क्या है? डेट ट्रैप। डेट ट्रैप मींस कि आप चारों तरफ से एक ट्रैप में फंस जाओगे। क्लियर है? दूसरा, अगर गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो करती है तो आरबीआई तो नोट छाप के देगी, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, उससे इन्फ्लेशन हो जाएगा मार्केट में। तो दूसरा इफेक्ट क्या है इसका? इन्फ्लेशन। क्या है? इन्फ्लेशन। तीसरा, अगर गवर्नमेंट बाहर से बोरो करती है, फॉरेन से, क्लियर है, फॉरेन गवर्नमेंट या कोई भी वर्ल्ड बैंक, तो उसकी डिपेंडेंस उसके ऊपर हो गई, ये भी एक प्रॉब्लम है। क्लियर है? तो इंटरेस्ट रेट भी करेगा। चौथा, अगर आप बोरो ही करते रहोगे तो आपकी फ्यूचर ग्रोथ क्या होगी? तो आपकी फ्यूचर ग्रोथ भी इफेक्ट होगी। ये देखिए इंप्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। इसका पहला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? और इसमें एक इमेज भी डाली हुई है मैंने, देखिए। तो फिस्कल डेफिसिट डिनोट्स बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर है? इट नॉट ओनली इन्वॉल्व रीपेमेंट ऑफ लोन बट ऑल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको इंटरेस्ट भी रीपे करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट रीपे करने के लिए आपका रिवेन्यू डेफिसिट बढ़ जाएगा। रिवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा तो आप बोरो करोगे, और बोरो करोगे तो फिर इंटरेस्ट रीपे करोगे, तो कंट्री इज कॉट इन डेट ट्रैप। तो आप एक ट्रैप में फंस जाओगे। ये आपको पिक्चर भी क्लियर कर रही होगी
कि ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट इफेक्ट जो है इसका, देखिए नेक्स्ट है फॉरेन डिपेंडेंस। अगर बोरोइंग आप डन करते हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, जिससे आपकी डिपेंडेंस फॉरेन करेंसी के ऊपर आ जाएगी, फिर वो इंटरफेयर करने लग जाएंगे आपके, क्लियर है। देखिए मैंने बड़ी सिंपल लैंग्वेज में चीजें लिखी है, बुक से उतार के नहीं दे दी सीधा, बुक से तो आपके पास है, आप उससे भी पढ़ सकते हो, क्लियर है। इससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा, आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन आप थोड़ा जर्नल भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इफेक्ट द फ्यूचर ग्रोथ मींस अगर बोरोइंग आप करते हो तो आपकी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स बढ़ती है। बोरो करोगे तो दोगे नहीं, आप नहीं दोगे तो बच्चा देगा, आगे गवर्नमेंट को देना ही है फॉर फ्यूचर जनरेशन, जिससे आपकी फ्यूचर ग्रोथ इफेक्ट हो जाती है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इन्फ्लेशन, ये मैंने आपको बताया, अगर गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो करती है तो प्रिंटिंग ऑफ नोट्स होगा, जिससे आपकी मनी सप्लाई हो जाएगी और आपका इन्फ्लेशन हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पार्शियल यूज, अगर लोन आप बोरो करते हो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटरमेंट प्लस रीपेमेंट ऑफ लोन प्लस इंटरेस्ट, तो ये जो पोर्शन है आपका, ये तो बेकार गया ना, लोन जो लिया इसके लिए, ये तो बेकार गया, आप यूज ही नहीं कर पाए, तो आपने यूज क्या करा, यूज तो ये वाला करा ना सिर्फ, क्लियर है। तो इसे पार्शियल यूज बोला जाता है। ये 5 पॉइंट है, पेपर में आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल डेफिशिएंट एंड इट्स इंप्लीकेशन, 4 नंबर का, 6 नंबर का, 3 नंबर का। तो ये आपको 5 पॉइंट और इसकी डेफिनेशन फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्लास में करा था वो करना है, क्लियर है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। एक लास्ट वीडियो डालूंगा छोटी सी इसके ऊपर, जो इसके की पॉइंट्स है, एक 2-4 और स्पेशल क्वेश्चंस भी है मेरे पास डिस्कस करने के लिए, क्लियर है। और आई होप ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।